नमस्कार। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस शो में हम बात करते हैं सप्ताह भर के नक्सल गतिविधियों की, अर्बन नक्सलियों की, साथ ही उन माओवादियों के बारे में जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी गिरफ्तारी और कहां पर मुठभेड़ जारी है या चली है या मुठभेड़ हुई है, इन सभी विषयों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माओवाद के खात्मे के लिए क्या योजनाएं बन रही हैं। 4 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन चारों राज्यों के बीच डीजीपी स्तर पर एक बड़ी बातचीत हुई, एक बड़ी बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के डीजीपी की तरफ से इस बैठक की पहल की गई थी। इसमें सभी राज्यों की तरफ से फैसला लिया गया कि अब चारों राज्य मिलकर माओवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन चलाएंगे। दरअसल होता यह है कि माओवादी नक्सली किसी भी घटना को एक राज्य में अंजाम देने के बाद जंगलों के सहारे सीमा पार कर दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं और जिस राज्य में वारदात को अंजाम दिया गया होता है वहां की पुलिस उन क्षेत्रों में, उन जंगलों में उनकी खोजबीन करती है और वो माओवादी कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं। इसके अलावा माओवादी घटनाओं को अंजाम तो देते हैं, लेकिन पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान भी जो सुरक्षा बल जो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो माओवादी जिस समय एक राज्य में सर्च ऑपरेशन चलता है तो वह खुद को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की पकड़ में ना आने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और इसके लिए वो जंगल और पहाड़ों का सहारा लेते हैं। तो चारों जो राज्य हैं जिन्होंने संयुक्त ऑपरेशन करने का फैसला लिया है, उन्होंने अपनी इस बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि अब सीमा जो जंगल है वहां पर भी तैनाती की जाएगी। एक राज्य में गतिविधि, यदि कोई नक्सल गतिविधि होती है तो दूसरा राज्य पहले ही अपनी सीमाओं पर अलर्ट हो जाएगा। वहाँ की पुलिस, वहाँ के सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा में लग जाएंगे और माओवादियों की गतिविधियों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर पूरी कोशिश यह है कि माओवादी जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में फिर से उनका विस्तार हो रहा है और बीजापुर में जैसे हमने देखा ही कि एक माह में 25 लोगों की माओवादियों ने हत्या कर दी। बस्तर क्षेत्र में माओवादी दोबारा पैर पसार रहे हैं, इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। तो इसके बाद इस तरह का कदम एक सराहनीय कदम देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैठकें तो होती हैं, सारे योजनाएं बनती हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, इसे जमीन पर कितना उतारा जाता है और कितने जो माओवादी जो नक्सल गतिविधियां हैं उसे कितनी रोकी जा सकती है, कितना रोका जा सकता है, कितना उसे कम किया जा सकता है, यह एक देखने लायक बात होगी। इसके अलावा यह जो सप्ताह था यह माओवादियों के लिए एक बड़ा काल साबित हुआ है। कुछ माओवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं, वहीं कुछ माओवादी गिरफ्तार भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक एनकाउंटर हुआ, तकरीबन आधे घंटे तक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एनकाउंटर चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डीआरजी, छत्तीसगढ़ जो पुलिस के अंदर जो डीआरजी है, इसके अलावा सीएएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान इस मुठभेड़ में शामिल हुए और उन्होंने 30 घंटे के इस 30 मिनट के इस मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी भाग निकले। जो मृतक माओवादी है उसका शव बरामद कर लिया गया। इसके अलावा इसी मुठभेड़ के दौरान जो एक आईईडी विस्फोट हुआ जिसमें डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। हालांकि जो दोनों जवान जो घायल हुए हैं उन्हें किसी तरह की गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य जो सेवा है उसके लिए भेज दिया गया है। बीजापुर के अलावा जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, राजनांदगांव सीमा से सटे गढ़चिरौली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक एनकाउंटर और हुआ। इस एनकाउंटर में 5 माओवादी मारे गए जिसमें 3 महिला माओवादी शामिल हैं। एनकाउंटर काफ़ी देर तक चलता रहा। क्षेत्र में माओवादियों की धमक काफ़ी समय से बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जो कुछ समय से डाउन हो गई थी, वो बीते 1 साल में दोबारा पैर पसारने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जो सुरक्षा बल हैं वो भी काफ़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो माओवादियों को रोक सकें, उन्हें पीछे धकेल सकें। जो C60 कमांडोज़ की टीम है, उन्होंने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसमें 5 माओवादी मारे गए। जिस तरह बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, चुनावी रैलियां शुरू हो चुके हैं, इसके बाद जो बिहार का जो नक्सल बेल्ट है, जो माओवाद से प्रभावित बेल्ट है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके द्वारा ऑपरेशन जंगल चलाया जा रहा है। जो बिहार का जो औरंगाबाद क्षेत्र है, वहाँ का जो जंगली जो पूरा जंगल का जो क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो झारखंड से जाके मिलता है, ऐसे क्षेत्रों में पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। औरंगाबाद से लेके झारखंड के पलामू तक जो जंगल का पूरा एक बेल्ट है, जहाँ पे माओवादी जो छुप कर भागने के लिए उन जंगलों का सहारा लेते हैं, वहाँ पर उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ के लोकल जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो छुपने का भी काम करते हैं, घरों में जाकर अलग अलग लोगों के घरों में जाकर रहते हैं। ये सारी गतिविधियों को माओवादी इन्हीं क्षेत्रों में अंजाम देते हैं। इन क्षेत्रों पे पैरामिलिट्री फोर्स अब अपने पूरी ताकत से सर्च ऑपरेशन चला रही है और ऑपरेशन जंगल के नाम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही बिहार के ही गया में एक फायरिंग की जानकारी सामने आई है। डीएम और एसएसपी चुनाव के लिए क्षेत्र में मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके लगभग कुछ दूरी पर ही नक्सली और कोबरा जवानों के बीच मुठभेड़ की जानकारी आई। लगभग 200 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली। यह सारी जानकारी जब तक मीटिंग स्थल पर पहुंची तब तक वो मुठभेड़ जारी थी। हालांकि किसी भी जवान को कोई गंभीर चोट नहीं आई, कोई क्षति नहीं पहुंची और किसी भी माओवादी के मारे जाने की इसमें कोई सूचना नहीं मिली है। बिहार के अलावा झारखंड से भी माओवादियों के लिए एक बुरी खबर यह है कि 10 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात माओवादी को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा से पुलिस ने उस माओवादी को गिरफ्तार किया है, जिस पर अलग अलग मामलों में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में धाराएं आरोप दर्ज हैं। जनजातीय समाज के प्रति माओवादियों की जो घृणा है, जो नफरत है, जो उनको दबा के रखने की उनकी विचारधारा है, जो जनजातीय समाज की शोषण करने की उनकी जो सारी तकनीक है, वो एक बार फिर से सामने आई है। माओवादियों ने जनजातीय समाज के 4 प्रमुखों को जान से मारने की धमकी दी है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, जो माओवाद से प्रभावित है, वहाँ एक जिला है नारायणपुर। नारायणपुर जिले के आमदाई एरिया कमेटी ने बीते मंगलवार की रात को छोटे डोंगर इलाके में बैनर और पर्चा लगाकर 4 समाज प्रमुखों को सामाजिक बहिष्कार करते हुए जन अदालत लगाकर उन्हें मौत की सजा देने की धमकी दी है। उन पर आरोप लगाया है कि वो खनन कंपनी का सहयोग कर रहे हैं या सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आरोप लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हम हमेशा देखते हैं कि जनजाति समाज काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहा है माओवादियों से, काफ़ी ज़्यादा माओवादियों से परेशान हो रहा है, नक्सलियों से परेशान हो रहा है। बावजूद इसके सरकारें जो रही हैं वो जनजाति समाज के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर सकी है। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में जो सरकार है कांग्रेस की, वह माओवादियों को किसी भी तरह से रोकने में नाकाम रही है। अलग अलग जो जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय नेताओं को, जनजातीय किसानों को, जनजातीय जो लोग हैं, युवा हैं, उनको माओवादियों द्वारा मारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी तरह से जनजातीय समाज के लोगों को बचाने में नाकाम रही है। जनजातीय समाज की नक्सल बेल्ट में एक और समस्या है, वो है धर्मांतरण की। नक्सल और माओवाद से तो जनजातीय समाज जूझ ही रहा है, इसके अलावा वो चर्च के धर्मांतरण से भी उन्हीं क्षेत्रों में जूझ रहा है। नक्सल जो होते हैं, माओवादी जो होते हैं, वो जनजाति किसान नेता को देवी स्थल पर अनुष्ठान के दौरान उसकी हत्या तो कर देते हैं, लेकिन कभी जो कन्वर्ट हो चुके रहते हैं, जो ट्राइबल, जो जनजाति जो कन्वर्ट हो चुके रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं करते। आखिर ये कैसी सांठ गांठ है, कैसा एक गठजोड़ है, यह समझ नहीं आता।
आखिर क्या है? कैसे जनजाति समाज को इससे बचाया जा सकता है? इस पर छत्तीसगढ़ सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। इन सारी खबरों के अलावा जो आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे मुख्य जो विषय है वो है कि जो माओवादी जो संगठन है, उस संगठन में महिलाओं का अ, हद दर्जे तक शोषण होता है। महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, उनका मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता है। हम हमेशा हत्या, लूट, बम ब्लास्ट, आईईडी विस्फोट, जो सुरक्षा बल है उनके कॉन्वॉय पे हमले, ये सारी चीज़ें हम माओवादियों के बारे में सुनते हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर कभी चर्चा नहीं होती। जो माओवादी, जो वामपंथ का उग्रवादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, वह महिलाओं का शोषण अपने ही संगठन में करता है। अलग-अलग समय में, जैसे जो नक्सल दंपत्ति हैं जिन्होंने सरेंडर किया, या माओवादी जो महिला माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने अलग-अलग समय में बताया है कि कैसे माओवादी महिलाओं का शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और तो और एक महिला माओवादी ने तो यह तक बताया कि जब वह नक्सल कमांडर थी, 20-25 नक्सलियों को लीड कर रही थी, उस दौरान भी 7 साल तक लगातार उसका रेप होता रहा, उसके साथ शारीरिक शोषण होता रहा। कुछ समय पहले जब माओवादी दंपति सुधाकरण और नीलिमा ने सरेंडर किया था, तो उन्होंने बताया था कि माओवादी संगठन में जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उससे तंग आकर माओवाद की उस खोखली वामपंथ की उस खोखली विचारधारा से तंग आकर उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। उन्होंने यह भी बताया कि जो माओवादी नक्सलवादी जो संगठन है, उसमें किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियम नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसे और अय्याशी का जोर है। जो अलग-अलग जो माओवादी सरेंडर किए हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि कैसे जो तेलंगाना और आंध्र के तेलुगु भाषी जो नेता हैं, जो माओवादी आतंकी हैं, वह छत्तीसगढ़ के जनजाति महिलाओं का शोषण करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति महिलाओं को दोयम दर्जे की तरह वहाँ उसमें ट्रीट किया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को शादी या शारीरिक संबंध के लिए ज़बरदस्ती की जाती है, और यदि वो इस से इनकार करे, यदि वो शारीरिक संबंधों को बनाने से इनकार करे, तो उनके साथ ज़बरदस्ती भी की जाती है। 2014 में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और नारायणपुर में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसमें 3 महिला माओवादी थी। उन्होंने, जो महिला माओवादी जिन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने बताया था कि माओवादी संगठन में यौन शोषण से परेशान होकर कई महिलाएं सरेंडर करने के लिए आगे आना चाहती हैं, लेकिन वो डरती हैं कि माओवादी जो हैं वो उन्हें मार डालेंगे। इसके अलावा कई महिलाओं ने जो माओवादी संगठनों से आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने भी ये सारी जानकारी दी है कि कई महिलाओं को इस हद तक वो प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेती हैं, और उनकी लाश भी किसी को नहीं मिलती, उसकी मौत की जानकारी भी कहीं नहीं दी जाती। एक 2010 में एक महिला माओवादी ने माओवादी संगठन से सरेंडर किया था। उसका नाम है शोभा मंडी उर्फ शिखा। उसने अपनी किताब में जिक्र किया है कि माओवादी शिविरों में महिलाओं की जो जिंदगी होती है, वह नर्क से भी बदतर होती है। वहाँ महिलाओं का जमकर शारीरिक शोषण किया जाता है। अपनी किताब में सरेंडर महिला माओवादी ने खुलासा किया था कि उसके साथी कमांडर ने 7 साल तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया। वह भी तब जब वह महिला खुद 20-25 माओवादियों की लीडर कमांडर हुआ करती थी। यह स्थिति एक महिला कमांडर की है माओवादी संगठन में। वामपंथ की विचारधारा, जो खुद को बहुत प्रोग्रेसिव, खुद को बहुत नारीवादी, महिलावादी कहती है, उसी वामपंथ की विचारधारा के अनुयायी, जो उसी वामपंथ की विचारधारा को लेकर एक आतंकवाद छेड़े हुए हैं, लाल आतंक छेड़े हुए हैं, वो अपने ही संगठन में महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं।
आंध्र प्रदेश में जब एक माओवादी ने शोषण किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माओवादी ने सरेंडर किया था, तो उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि कैसे बड़े जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, वो छत्तीसगढ़ के जनजाति महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। इसके अलावा कुछ सरेंडर महिला माओवादियों ने भी बताया कि पुरुष नक्सली कमांडर महिला नक्सलियों से न सिर्फ विवाह और प्रेम संबंध कर यौन शोषण करते हैं, बल्कि बंदूक की नोक पर, गन पॉइंट पर भी उनका यौन शोषण किया जाता है। यह सारी चीज़ें वामपंथ के इस आतंकवादी संगठन में हो रही है। इसके बावजूद आप जेएनयू से लेके वामपंथी पार्टी तक देख लीजिए, कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसकी आलोचना नहीं की, इस पर चर्चा नहीं की, इस पे डिबेट नहीं हुए। आखिर कब तक माओवादी संगठन में महिलाओं का शोषण होता रहेगा? यह समझना, यह जानना और यह प्रश्न पूछना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जंगल में बैठे माओवादियों के अलावा शहरों में जो माओवादी बैठे हैं, वो भी उस उतने ही खतरनाक हैं जितने बंदूक पकड़े हुए माओवादी। इसका खुलासा एनआईए ने खुद किया है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने अपने एडिशनल जो उसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें बताया है कि भीमा कोरेगांव केस में जिस तरह से माओवादियों की संलिप्तता सामने आई है, 2 लोगों का नाम लेकर उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ नई चीज़ों का दावा किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम नवलखा की, जो अर्बन माओवादी है, जिसे पत्रकार के रूप में पेश किया जाता है नक्सल मीडिया के द्वारा या लेफ्टिस्ट मीडिया के द्वारा, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। उस गौतम नवलखा के भारत के शत्रु देश पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई से संबंध सामने आए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह सारी बातों को सामने रखा है। उसने यह भी बताया है कि जो गौतम नवलखा है, वो अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान एक आईएसआई एजेंट से भी मिला, उसके माध्यम से उसने बहुत सी योजनाएं बनाई। इसके अलावा जो गौतम नवलखा ने भारत में इंटेलेक्चुअल्स को माओवादी संगठन से जोड़ने का प्लान रचा, साथ ही नए युवाओं को, नए लोगों को रिक्रूट करने की प्लानिंग गौतम नवलखा कर रहा था। इसके अलावा एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम एनआईए की चार्जशीट में आया है, वो है फादर स्टेन स्वामी। एक पादरी हैं, चर्च के एक पादरी हैं, आप स्वामी नाम पे मत जाइए। वो एक पादरी हैं चर्च के, जो माओवादियों से संलिप्तता के चलते अभी जेल में है और गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में सीधा उनका नाम लेते हुए भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में उनकी संलिप्तता को शामिल किया है, उनकी संलिप्तता को अपनी जांच में पाया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम द नैरेटिव के माध्यम से लगातार नक्सल गतिविधियां, माओवादियों की गतिविधियां, उनकी सारे षड्यंत्रों को उजागर करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।